गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लास। देखो, इससे पहले वाली अपनी इको की जो क्लास थी, उस क्लास में अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा था मांग का नियम। कि मांग क्या होती है, व्यक्तिगत मांग, बाजार मांग, मांग फलन, व्यक्तिगत मांग के प्रकार, बाजार मांग, मांग अनुसूची आदि। और इनके साथ ही मांग की मात्रा को निर्धारित करने वाले जो घटक हैं, उन घटकों का अपन ने विवरण और अध्ययन इससे पहली वाली क्लासों में कर लिया था। आज अपन इसमें अपना नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। टॉपिक है मांग का नियम, यानी लॉ ऑफ डिमांड। अपन आज इसमें शुरू कर रहे हैं। और मांग का नियम अपन ने पीछे भी पढ़ा है इसी चैप्टर में, कि मांग का बहुत सामान्य सा नियम है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उसकी मांग सामान्य परिस्थितियों में कम होने लगती है। और यदि किसी वस्तु की कीमत सामान्य परिस्थितियों में कम होती है तो उसकी जो मांग है वो बढ़ती है। इसी को मांग का नियम कहा जाता है कि प्राइस कम होगी, मांग बढ़ेगी, मांग प्राइस बढ़ेगी, मांग कम होगी, यानी उनमें उल्टा संबंध चलता है। रिवर्स रिलेशनशिप इसको कहते हैं कि मांग और उसकी जो कीमत है उनमें रिवर्स रिलेशनशिप पाई जाती है, यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है कि एक बढ़ेगी दूसरी कम होगी, एक कम होगी दूसरी बढ़ेगी। कीमत बढ़ेगी, मांग कम होएगी, कीमत कम होएगी तो मांग बढ़ेगी, यानी उसमें उल्टा संबंध पाया जाता है। अब अपन सामान्य रूप से कह सकते हैं कि जब मांग, किसी भी वस्तु की कीमत कम होती है तो मांग बढ़ती है, और कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की कीमत मांग कम हो जाती है। इसे ही सामान्य भाषा में या सामान्य शब्दों में मांग का नियम कहा जाता है। अब देखो, मांग के नियम की मान्यताएं, कि इसमें जो अपन ने पहले व्यक्तिगत वाली जो टेबल बनाई थी, या जो बाजार मांग वाली जो टेबल बनाई थी, वो टेबल अपन इसमें पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि या अपन नई टेबल इसकी बना सकते हैं। तो एक साइड में अपन रखेंगे वस्तु की कीमत, और एक साइड में रखेंगे अपन वस्तु की मांग, यानी क्वांटिटी। तो इस साइड में अपन रखते हैं उसकी कीमत, और इस साइड में रखते हैं उसकी मांग। की जब कीमत पे उसका क्या संबंध पड़ता है, तो कीमत अपन 10, 9, 8 घटते हुए क्रम में कीमत रखेंगे तो मांग भी क्या होती जाएगी, पर यूनिट बढ़ती जाएगी। कि जैसे जैसे पर यूनिट उसकी प्राइस कम होगी तो पर यूनिट उसकी जो डिमांड है वो इंक्रीज होती जाती है। तो इसको उल्टा कर सकते हैं कि कीमत बढ़ेगी तो मांग कम होगी। कि दूसरे ग्राफ में अपन इसको उल्टा करके बनाए कि जब वस्तु की कीमत बढ़ती है, 8 से बढ़कर 9, 9 से बढ़कर 10 होगी, तो इसको उल्टा कर देंगे। तो जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती जाती है मांग बढ़ेगी, कीमत बढ़ती है तो मांग कम होती है। और इसे ही कहा जाता है मांग का सामान्य नियम, कि कीमत कम होगी, मांग बढ़ेगी, यानी उल्टा संबंध इनमें, क्रॉस रिलेशनशिप या इनवर्स रिलेशनशिप इनमें पाई जाती है। अब है आगे अपना इसका टॉपिक कि मांग के नियम की मान्यता है, कि मांग का जो नियम है वो किन मान्यताओं पर काम करता है, यानी कौन कौन से इसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसकी मान्यताएं हैं जो अपने को ये बताती है कि मांग का नियम कब लागू होता है, यानी कौन सी परिस्थितियां, कौन से घटक जो होते हैं जो एक वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। यदि प्रभावित नहीं करेंगे तो ये क्या करती जाएगी, इसी क्रम में, इसी रिलेशनशिप के साथ ही आगे बढ़ती जाएगी। कौन सी इनकी बाधाएं हैं या घटक है या मान्यताएं हैं जो ये बताती है कि कब मांग का नियम लागू होगा और कब मांग का नियम
तो इसमें देखो, मांग के नियम में पहला ही जो मान्यता है वो है कि इसमें अन्य सारी बातें समान रहनी चाहिए, अन्य बातें समान होनी चाहिए। फर्क किस में आना चाहिए? केवल वस्तु की जो कीमत है उस कीमत में चेंज होना चाहिए, बाकी किसी भी बात में उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। यदि अन्य बातें भी इसमें कीमत के साथ चेंज होगी या अन्य बातें चेंज होगी, कीमत चेंज नहीं होगी, तो भी कई बार क्या हो सकता है कि डिमांड कम या ज्यादा हो सकती है। अब वो बातें कौन कौन सी हैं जो कीमत के अलावा इस पर क्या करती हैं, अपना असर डालती हैं? तो इसमें सबसे पहली बात है उपभोक्ता की पसंद और रुचि, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कि उपभोक्ता की यदि पसंद में कोई परिवर्तन आता है या उसका स्वभाव या उसकी रुचि चेंज होती है तो कीमत न बदलने पर भी क्या हो सकती है, उसकी मांग या तो कम होगी या उसकी मांग बढ़ेगी। अब मान लो कोई चीज अपने को ज्यादा पसंद है या इन फ्यूचर अपने को ये लगता है कि उसकी कीमत कम हो सकती है या कीमत बढ़ सकती है, तो वहां पर भी अपने को क्या होगी, उस चीज से जो मांग का नियम है वो नियम प्रभावित होगा। दूसरा है कि उपभोक्ता की जो आय है, सोर्स ऑफ इनकम, उसमें भी क्या होना चाहिए, कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी यदि आय परिवर्तन होगी तो कीमत पे भी फर्क यानी पड़ेगा, कि यदि महंगी होगी तो भी अपन खरीद सकते हैं, यदि अपनी आय ज्यादा है और आय कम होगी तो अपन सस्ती होने पे भी क्या नहीं कर सकते, उस चीज का परचेज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उसकी जो आय है वो आय भी क्या करती है, सीधा सीधा फर्क डालती है। तो उसकी आय भी क्या होनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, उसकी आय में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आय में परिवर्तन होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। नियम कब लागू होगा, जब उसकी पसंद नहीं बदले, उसकी आय नहीं बदले। तीसरा, संबंधित जो वस्तु है उसकी प्राइस भी क्या रहनी चाहिए, इसमें स्थिर रहनी चाहिए। अब संबंधित वस्तुओं में अपन ने पहले पढ़ा था कि संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती है। पहली तो होती है स्थानापन्न वस्तु, जिसमें एक वस्तु के स्थान पर अपन क्या कर सकते हैं, दूसरे वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी। दूसरी होती है पूरक वस्तुएं, जिनमें दो वस्तुओं को मिला के क्या किया जाता है, किसी एक वस्तु के उपयोग को पूरा किया जाता है। तो वो कंडीशन इसमें नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसी कोई कंडीशन है कि उसकी कोई स्थानापन्न वस्तु है या पूरक वस्तु है तो भी ये नियम काम नहीं करेगा। यानी उसकी न तो कोई स्थानापन्न वस्तु होनी चाहिए, और यदि है तो इसके साथ ही उसकी कीमत भी क्या होनी चाहिए, इसकी कम होगी तो उसकी भी कम होनी चाहिए, इसकी बढ़ेगी तो संबंधित या पूरक वस्तु है उसकी कीमत भी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए। तो ही नियम लगेगा, नहीं तो नियम नहीं लगेगा। अगला है निकट भविष्य की उम्मीद, यानी भविष्य में जो कीमत परिवर्तन है वो भी नहीं होना चाहिए। यदि अपने को लगता है भविष्य में कीमत परिवर्तन होगा या कीमत बढ़ेगी या कम होगी, तो भी अपन क्या करते हैं, उस अनुमान के आधार पर वर्तमान में ज्यादा वस्तु या कम वस्तुओं का क्या करते हैं, परचेज करते हैं। या अपने को ये लगे कि आने वाले समय में कीमतें बढ़ सकती हैं तो अपन आज ही क्या करते हैं, उस वस्तु के उपयोग को बढ़ाने की, यानी उसका स्टोर करने की सोचते हैं कि कल अपने को मिले नहीं मिले, कीमत कम हो जाए ज्यादा हो जाए, तो झंझट पाले, आज भी अपन क्या करें, उस चीज को खरीद लें। तो वो कंडीशन भी इसमें हो सकती है। तो इसमें ये सारी जो मान्यताएं हैं
तो ये कहती है कि मांग का नियम तभी लागू होता है जब इसमें ये सारी बातें यानी चारों बिंदु क्या होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए। इनमें से यदि किसी भी एक बिंदु में परिवर्तन होता है तो अपन ये कह सकते हैं कि जो मांग का नियम है वो लागू नहीं होगा। और मांग का नियम लागू नहीं होगा यानी इसका मतलब या तो उपभोक्ता की पसंद बदली है, या उसकी आय में परिवर्तन हुआ है, या जो संबंधित या स्थानापन्न पूरक वस्तुएं हैं उनमें कोई परिवर्तन हुआ है, या निकट भविष्य में किसी वस्तु की मूल्य में बदलाव की अपने को क्या दिखी है, संभावनाएं दिखी हैं। उन संभावनाओं की वजह से नियम लागू नहीं हो पाया। उसके बाद में देखो अगला इसमें बिंदु आता है कि मांग जो वक्र है, यानी इससे पहले अपन ने मांग वक्र बनाए थे ग्राफ, वो सारे जो ग्राफ हैं वो ऋणात्मक बने थे, यानी ऊपर से नीचे आते हुए सारे ग्राफ अपन ने बनाए थे। कि जो भी मान के अपन ने ग्राफ बनाए थे वो ग्राफ कैसे बनाए थे, ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बनाए थे ना, ऋणात्मक बनाए थे। तो अब अपने से कई बार प्रश्न पूछा जाता है, जैसे बनता है कि जो मांग वक्र है उसका ढलान ऋणात्मक या ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है। तो आज अपन इसमें अगला टॉपिक देखेंगे, मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। तो यहाँ से मैं इसको बता रहा हूं। देखो अपना अगला इसमें टॉपिक है मांग वक्र का ढलान। कि अपना जो मांग वक्र है उसका जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। देखो कि ऋणात्मक ढलान अपने को ये बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है, इस साइड पर हमने क्या लिखा कीमत, और इस साइड में उसकी मांग लिखी जाती है। तब लिखते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत कम होती है वैसे वैसे उसकी मांग क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। कि जैसे जैसे उसकी कीमत कम होगी उसकी मांग क्या होगी, बढ़ेगी। और जब मांग बढ़ती है तो अपना जो ग्राफ है वो वो कहाँ खिसकता है, आगे की ओर खिसकता है। यानी उसका प्रवाह है, उसका जो भाव है वो आगे की ओर होता है। तो अपना जो मांग वक्र है वो ऊपर से नीचे की ओर बनता है। अब बनता क्यों है, उसके पीछे क्या कारण है, तो अपने को ये बताते हैं कि अपना जो मांग वक्र है उसका ढलान ऊपर से नीचे की ओर होता है। सामान्य रूप से हम यही कह सकते हैं कि जैसे जैसे एक वस्तु की कीमत कम होती जाती है तो वैसे वैसे सामान्य रूप से उसकी क्या होती है, मांग बढ़ती जाती है। अब इस नियम की अपने से व्याख्या करवाए कि एक्सप्लेन करके बताओ कि मांग का नियम या मांग का जो ढलान है, मांग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों खिसकता है। तो पहला तो इसमें लिखेंगे, इसका पहला जो कारण है वो क्या है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। कि पहला इस पे क्या लगता है, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का इस पर नियम लगता है।
अब ये देखो, ह्रासमान सीमांत जो नियम है वो होता क्या है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है, कि जैसे जैसे अपन वस्तुओं को ज्यादा उपभोग करते हैं तो उनसे जो अपने को उपयोगिता मिलती है वो उपयोगिता क्या होती जाती है, प्रति इकाई कम होती जाती है। अब प्रति इकाई कम होती है तो अपन क्या करते हैं, उस चीज को खरीदेंगे भी कम, कि जब अपने लिए उसकी उपयोगिता ही कम हो रही है तो उस चीज को अपन कम खरीदेंगे। अब जैसे मान लो यहाँ अपन एक वस्तु माने एप्पल की, एक मैंने एप्पल खरीदी, वो कितने रुपए की आई, 5 रुपए की एप्पल। अब एक एप्पल खाने के बाद में उस समय के लिए, उस टाइम पीरियड के लिए, उसके लिए मेरी उपयोगिता क्या हो गई, पहले से कम हो गई। तो दूसरी एप्पल में 5 रुपए में नहीं खरीदूंगा, यदि वो मेरे को 4 में मिलेगी तो मैं दूसरी खरीदूंगा, 3 में मिलेगी और खरीदूंगा, 4 2 में मिलेगी तो खरीदूंगा। एक समय विशेष के लिए मेरी उपयोगिता उस वस्तु के लिए क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। कि मैंने 2 एप्पल खा ली, ये मेरा एक का काम हो गया, उसके बाद मेरी 5 रुपए की मेरे को मिलेगी तो मैं क्यों लूंगा, क्योंकि मेरा काम तो हो गया। तो कभी मिलेगी, जब कम कीमत करके मिलेगी तो मैं दूसरी की खरीदूंगा, और कम पे मिलेगी तीसरी खरीदूंगा, और कम पे मिलेगी चौथी खरीदूंगा। तो पहला है, उसमें क्या लगता है, ह्रासमान सीमान उपयोगिता का नियम लगता है कि एक लगातार यदि अपन उस वस्तु का कंज्यूम करते रहे या कंजम्पशन करते रहे तो अपनी उपयोगिता क्या हो जाती है, कम होगी। और उपयोगिता कम होने पर फिर क्या करेंगे, उस वस्तु का कम क्रय करेंगे, यानी उसी कीमत पर अपन दोबारा उसको क्रय नहीं करेंगे। और सस्ती मिलेगी यानी कीमत कम होगी तो करने की, और कीमत कम होने के लिए वापस क्या बनेगा, ऊपर से नीचे की ओर ढलान में अपना जो वक्र है वो वक्र बढ़ेगा। इसलिए क्या कहते हैं कि सीमांत उपयोगिता का नियम ये कहता है कि मांग वक्र इसको ढलात्मक बनाता है। दूसरा, आय प्रभाव। दूसरा इससे क्या लगता है, आय प्रभाव लगता है कि एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से जो खरीदने वाले हैं या जो ग्राहक हैं उनकी वास्तविक आय में जो परिवर्तन होता है उस के कारण जो मांगी गई मात्रा है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। कि एक वस्तु है उसकी कीमत कम हो गई तो उस कम हुई कीमत से अपन क्या करते हैं, ज्यादा वस्तुएं खरीदने की कोशिश करते हैं। कि 5 रुपए में अपने को एक सेव मिल रही थी, अब 4 रुपए की सेव मिलती है तो अपन क्या कोशिश करते हैं कि अपने कितने रुपए बचेंगे, यदि 2 रुपए खरीदेंगे तो 2 रुपए बचेंगे। तो उस आय प्रभाव को देखते हुए कि जैसे जैसे कीमत कम होती है अपन ज्यादा खरीदने की सोचते हैं, क्योंकि अपनी क्या होती है, प्रत्यक्ष रूप से एक बचत की अपनी भावना बनती है कि 5 रुपए में तो अपने पास एक ही सेव आ रही है, और यदि 4 रुपए में खरीदेंगे तो अपने को कितने रुपए का फायदा होगा, 2 रुपए का फायदा होगा। तो अपन 2 यूनिट खरीदते हैं, कीमत और कम होगी तो और ज्यादा खरीदेंगे जी। पहले 10 रुपए में 8 रुपए में 2 आती थी और अब 9 रुपए में 3 यूनिट मिल रही है। तो जैसे जैसे कीमत कम होती है तो अपनी एक सोच होती है कि अपनी जो आय है वो बच रही है, क्या अपने को कुछ फायदा हो रहा है, और उसी फायदे या उसी लाभ को कंटिन्यू करते हुए अपनी सोचते हैं कि जब वो वस्तु अपने को सस्ती मिलती है तो अपनी एक सामान्य सी थ्योरी बनती है कि अपन क्या करते हैं, उस वस्तु का ज्यादा उपयोग करना चाहते हैं या ज्यादा उसका क्रय करते हैं। तो पहला इसमें हो गया ह्रासमान सीमांत उपयोग का नियम, दूसरा आय का प्रभाव, तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। तीसरा इसमें आता है प्रतिस्थापन प्रभाव। अब देखो प्रतिस्थापन प्रभाव से क्या होता है कि जब कोई वस्तु सस्ती मिलती है तो उसको अपन उस वस्तु से रिप्लेस कर देते हैं जो अपने को महंगी मिल रही है। अब मान लो चाय और कॉफी अपनी पूरक वस्तुएं हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। अब कीमत कम होने लगी
तो अपन क्या देखते हैं कि क्या जरूरी है कि अपन चाय का ही उपयोग में लें। कॉफी की कीमत कम हो रही है तो अपन चाय को इसका उपयोग करने लग जाते हैं, कॉफी का उपयोग करने लग जाते हैं। जबकि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका कोई प्रतिस्थापन प्रभाव नहीं होता। ये ऐसी वस्तुएं जिनका कोई अपन न तो पूरक वस्तुएं होती है और जिनकी न ही कोई स्थानापन्न वस्तु होती है, उन पर मांग वक्र का नियम नहीं लगता। यानी वो अपवाद वस्तुएं होती है। इसी टॉपिक में अपन उनको आगे देखेंगे। चौथा है उपभोक्ता का समूह है। उपभोक्ता समूह है। अब उपभोक्ता समूह क्या होते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होती है तो वो व्यक्ति भी उस वस्तु को खरीदते हैं या खरीदने की कोशिश करते हैं जो महंगे मूल्य पर उस वस्तु का क्रय नहीं कर सकते थे। अब जैसे मान लो बाइक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो हम सबके मन में इच्छा होती है, ख्वाहिश होती है कि अपने पास क्या हो, बाइक हो, अच्छा महंगा फोन हो, लैपटॉप हो। लेकिन कीमत बढ़ी होने के कारण अपन क्या नहीं कर सकते, उनका उपयोग या उनका परचेज नहीं कर सकते। और जब कीमत कम होती है तो अपन क्या सोचते हैं कि आज तो अपने को सस्ते में मिल रहा है, इन फ्यूचर सस्ते में अपने को नहीं मिलेगा। तो अपन क्या करते हैं, उस मौके का फायदा उठाने के लिए घटी हुई कीमत पर क्या करते हैं, उस वस्तु की मांग पैदा करते हैं, उस वस्तु को खरीदते हैं। तो वो उपभोक्ता या उपभोक्ता का वो समूह जो पहले उस वस्तु को बढ़ी हुई कीमत पर परचेज नहीं कर पा रहा था, वो क्या करेगा, कीमतें कम होने पर उसको खरीदेगा। और जब खरीदेगा तो क्या बढ़ेगी, मांग, और मांग बढ़ेगी तो ग्राफ कहाँ खिसकेगा, आगे की ओर वो डाइवर्ट होता है, यानी आगे की ओर खिसकता हुआ चलता है। तो उपभोक्ता समूह कब जुड़ेगा, जब वस्तु की कीमतें कम होंगी, और कीमतें कम होंगी तो सीधी सी बात है वापस मांग बढ़ेगी। पांचवा इसमें बिंदु आता है वस्तु के विभिन्न उपयोग। वस्तु के विभिन्न उपयोग। अब देखो कई सी वस्तु ऐसी होती है जिनका अपन एक ही उपयोग कर सकते हैं, जबकि कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनके एक से ज्यादा उपयोग हमारे लिए उपलब्ध होते हैं। उन वस्तुओं के क्या कर सकते हैं अपन, एक से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं। जैसे दूध, अपन इसका उदाहरण ले सकते हैं कि दूध से पनीर, घी, मक्खन, मिठाइयाँ आदि कई सी वस्तुएं अपन बना सकते हैं। और जब अपने को कम कीमत पे वो चीज मिलती है, यानी कम कीमत पर ऐसी कोई चीज मिलती है जिसके हम एक से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं, उसको अलग अलग रूपों में काम में ले सकते हैं, तो स्वाभाविक रूप से अपन क्या करते हैं, उसकी ज्यादा मात्रा खरीदने की कोशिश करते हैं कि खरीद लें, मिठाई बना लेंगे या आइसक्रीम बना लेंगे या पनीर बना लेंगे, कि कुछ तो काम आएगा ही। जब सस्ती मिल रही है तो ये तो है नहीं कि खराब जाएगा, एक काम ले जाएगा, दूसरा काम ले लेंगे, दूसरा नहीं आएगा, तीसरा काम ले लेंगे, कुछ तो उसको काम में लेंगे। और कुछ वस्तु ऐसी होती है जिनके अपने पास एक ही उपयोग होते हैं, उनमें कोई अपने पास ज्यादा उपयोग नहीं होते, तो उन पर ये नियम लागू नहीं होता। तो इस तरह से अपने 5 बिंदु हैं जो ये बताते हैं कि जो अपना मांग वक्र है या मांग का जो ग्राफ है वो ऊपर से नीचे की ओर खिसकता हुआ क्यों बनता है। यानी इसका ध्यान, जो बीडी लाइन बनती है यहाँ पे अपनी, ये जो बीडी लाइन है ये ऊपर से नीचे की ओर क्यों होती है, या मांग वक्र आगे की ओर, मांग का जो ग्राफ है वो आगे की ओर क्यों खिसकता है। तो कई बार ये पूछ सकते हैं कि मांग वक्र आगे की ओर क्यों खिसकता है, तो भी अपने को ये लिखने हैं, या ये पूछ सकते हैं कि मांग वक्र का जो ढलान है वो ऊपर से नीचे की ओर क्यों होता है, तो भी इसमें अपने को ये ही बिंदु बताने हैं।
ठीक है, 5 है। पहला आसमान सीमांत उपयोगिता का नियम है, दूसरा आय प्रभाव है, तीसरा प्रतिस्थापन प्रभाव है, चौथा उपभोक्ताओं का समूह है, और पांचवा है वस्तु के विभिन्न रूप। तो जो ये बताते हैं कि मांग का नियम है वो क्या होता है, किस रूप में वो लागू होता है, और क्यों उसका जो ढलान है वो नीचे की ओर होता है। अब नियम होते हैं, तो नियमों के क्या होते हैं, अपवाद भी होते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे मांग के नियम के अपवाद। तो ये कहते हैं कि जो मांग वक्र है ये ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा। ये तो कहते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर आएगा, और अपवाद अपने को ये कहते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर नहीं आएगा, वही बना रहेगा, या हो सकता है वापस रिवर्स के लिए चला जाए। तो रिवर्स कब जाएगा, क्या रिवर्स के इसके कारण हो सकते हैं, क्या वास्तव में रिवर्स जा सकता है, वो अब देखेंगे अपवाद। तो पहली जो वस्तुएं हैं जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, मांग का नियम क्या है कि कीमत कम होगी तो मांग बढ़ेगी, तो इन कारणों से तो बढ़ेगी। अब कुछ वस्तु ऐसी होती है जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता। कौन कौन सी वस्तु है, पहली है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। पहली होती है इसमें प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, जिन पर मांग का नियम लागू नहीं होता, यानी इनकी कीमत कम होने पर क्या नहीं होती, इनकी मांग बढ़ती नहीं है। अब देखो इस नियम की व्याख्या, यानी प्रतिष्ठा सूचक जो वस्तु है इसकी व्याख्या सबसे पहले वेबलेन नामक जो अर्थशास्त्री था उसने की। उसके अनुसार ऐसी वस्तुएं जो प्रतिष्ठा सूचक होते हैं उनकी मांग तभी अधिक होती है जब उनकी कीमत ज्यादा होती है। कि सामान्य रूप से प्रतिष्ठा सूचक वस्तु में क्या होता है, मांग कब बढ़ती है, जब उनकी कीमत बढ़ती है तो मांग होती है। और इनमें जो ग्राफ बढ़ता है, यानी प्रतिष्ठा सूचक का ग्राफ है वो इस तरह से बनता है ऊपर से और बढ़ता हुआ बनता है। कि ये क्या कहता है कि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तु है जब उनकी कीमत बढ़ेगी तो उनकी मांग बढ़ेगी, कीमत कम होती है तो इनकी मांग कम नहीं होती। जैसे हीरे जवाहरात, महंगी गाड़ियां आदि इसमें शामिल की जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं होती हैं, यानी जो अपन किसी दिखावे के लिए या समाज में अपनी हैसियत बनाने के लिए या शो ऑफ करने के लिए जिनको परचेज करते हैं उन पर मांग के नियम लागू नहीं होते। दूसरा उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी उसको पता ही नहीं है कि वस्तु कब खरीदनी है, कब उसकी कीमत कम हो रही है, कब उसकी कीमत बढ़ रही है, अपने को कब वो वस्तु खरीदनी है। तो कई बार उपभोक्ता अज्ञान व भ्रम के कारण, यानी उसको सही जानकारी न होने के कारण भी उस वस्तु की मात्रा कम खरीदते हैं जिसकी कीमत कम हो रही है, या जब कीमत बढ़ती है तो वो उसको उल्टे वे में लेके, यानी गलत मतलब वो से क्या करते हैं, अपनी अज्ञानता के कारण उसको ज्यादा परचेज करते हैं। तो इसलिए उपभोक्ता को क्या होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि अपने को वस्तुएं कब खरीदनी है और कब उनको खरीदनी नहीं है। तो इस पे भी नियम लागू नहीं होता। तीसरी होती है विभिन्न वस्तुएं, यानी विभिन्न पदार्थ जो होते हैं उन पर भी क्या नहीं होता, मांग का नियम लागू नहीं होता। अब देखो गिफिन पदार्थ क्या होते हैं, कि गिफिन पदार्थ वो होते हैं कि जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो वो उन वस्तुओं का उपयोग कम कर देता है। अब जैसे मान लो मैंने कई बार उदाहरण रहा है कि एक उपभोक्ता 2 रुपए वाला पेन काम में ले रहा है, जब उसकी शॉर्ट ऑफ इनकम बढ़ जाती है तो वो पेन उसके लिए क्या हो जाता है, गिफिन वस्तु, फिर वो उसके लिए एक बेहतर विकल्प नहीं रहता। तो कई बार क्या होता है कि उपभोक्ता की आय बढ़ने से वो पहले जिस वस्तु का उपयोग कर रहे होते हैं उनका उपयोग क्या कर देते हैं, स्थगित
कर देते हैं, उनका उपयोग नहीं करते हैं। तो इसे कहते हैं जटिल वस्तु की आय बढ़ने से उसकी मानसिकता क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है कि वो वस्तु उसके लिए घटिया वस्तुओं की श्रेणी में शामिल हो जाती है, उसकी कीमत क्या होती है, कम होती है। फिर वो सोचता है कि अपने पास तो बर्तन है कि क्यों अपन सस्ती चीजें खरीदे। अब सस्ती वो नहीं खरीदते हैं, कीमत कम होने पर उनका उपयोग नहीं बढ़ पाता। नियम वापस यहाँ से रिवर्स होता है कि इसको काम में नहीं होता। और एक चौथा बिंदु में लिख सकते हैं कि जो अनिवार्य वस्तुएं कि जिनको अपने को खरीदना ही है, जिनका अपने पास कोई विकल्प नहीं है, उन पे भी ये नियम लागू नहीं होता। जैसे नमक, दवाइयां आदि कुछ उत्पाद है जिन पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। कि नमक है, अपने को उतना ही काम करना है, चाहे सस्ता हो चाहे महंगा हो। दवाइयां है, अब ये तो है नहीं कि दवाइयां सस्ती है तो अपन उनको ला के स्टॉक कर लेंगे और कल को दवाई महंगी हो गई तो अपन कहाँ से लाएंगे। या नमक है, जितना अपने को उपयोग करना है उतना ही अपन उसका उपयोग करेंगे, बिना मतलब का ऐसी वस्तुओं का अपन क्रय नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। तो ये कुछ अपवाद है जो ये बताते हैं कि मांग का जो नियम है वो काम नहीं करता, या जो उसका ढलान है वो ऋणात्मक नहीं होता। तो आज का अपना टॉपिक था मांग का नियम। मांग का नियम क्या होता है वो हमने देखा, मांग वक्र, उसका ढलान, इसके ढलान के कारण और इसके अपवाद। आज अपने क्लास अपन यही खत्म कर रहे हैं।